पाकिस्तान का जो मिज़ाइल सिस्टम है बड़ा यूनिक है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो कंपैरिजन अगर आप भारत के साथ देखें या और मुल्कों के साथ करें तो वो काफ़ी बेहतर है। और इसी वजह से एक खदशात हैं, क्योंकि रीजन में एक तरफ आपको देख रहे हैं कि इसराइल को सबसे ज़्यादा ख़तरा है कि किसी मुस्लिम स्टेट की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो इसराइल के लिए प्रॉब्लम बन जाए। और दूसरा जो है, अब अमेरिका ने तो बड़ी मुबालगा आराई से काम किया है कि वो पाकिस्तान को के बारे में कह रहा है कि वो ऐसे मिसाइल बना रहा है जिससे वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो हम अपना मिसाइल सिस्टम देखते हैं उसमें जो है वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो रही है, बाइडन हुकूमत जो इस सारे अरसे में इसका रवैया जो है वो बिल्कुल कतई तौर पर मुख्तलिफ था और अब जाते जाते उसने ये पाबंदियां लगा दी है। और जिस तरह से हम इस सब एक स्नैरियो पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि एक तरफ आप कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो केसेस हैं उसको अपने हतमी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। यूरोपीय यूनियन ने जो है वो पहले रिएक्शन दिया और उन्होंने जो आपका जीएसपी प्लस है उसके हवाले से जो आपको धमकी दी है वो बहुत ख़तरनाक है। वैसे तो 2013 से 2014 से 2023 तक का तो वो स्टेटस था जो अभी रिन्यूअल होना है, जिसमें अभी चीज़ें बेहतर होनी है। लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रेड जो है, जो एक्सपोर्ट है, वो यूरोपीय ममालिक की तरफ से है। लेकिन अगर इस किस्म का रिएक्शन आना वो एक तशवीशनाक बात है। दूसरी जो अमेरिका की तरफ से या जो बरतानिया की तरफ से जो है इन फौजी अदालतों से सज़ाओं पर रिएक्शन आया, वो भी तशवीशनाक इसलिए है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो प्रेशर एक बिल्ट होना शुरू हो गया है। हम इसमें जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये है कि देखें, एक बयानिया तहरीक इंसाफ का मौजूद तो है, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद है। उनकी लॉबिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर तो सबसे ज़्यादा काम ही आप लॉबी फर्म हायर करें और उसको फंडिंग करें और उसके ज़रिए आप अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रियासत पाकिस्तान काउंटर जो बयानिया है वो देने में नाकाम रही है। जो इंटरनेशनली उसको जो जेस्चर देना चाहिए पाकिस्तानी सफारत खानों के जरिए या लॉबिंग फर्म के जरिए, पाकिस्तान को जो रिस्पॉन्स देना चाहिए, काउंटर बयानिया देना चाहिए, आपको लगता है कि पाकिस्तान उसमें नाकाम नजर आ रहा है। हामिद अल-मशरकी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो मुदाखलत है, बैरूनी मुदाखलत, खासतौर पर अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, अगर हम टाइमिंग के हवाले से बात करें तो बाइडन इंतजामिया का दौर बिल्कुल ख़त्म होने को है, लेकिन इस टाइम में इस तरह का बयान दे देना और फिर ये भी कहा जाता है कि ये अमेरिका से बहुत ज़्यादा, इंडिया से बहुत ज़्यादा लिंक करती है चीज़, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जी जवेरिया, बिल्कुल। सबसे अहम बात ये कि बार बार हमने देखा पिछले कई सालों में और कई दहाइयों में, खुसूसन रीसेंट टाइम्स में, कि इंडिया के मुकाबले में अमेरिका का जो दोहरा मयार है वो हर जगह खुलकर सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट किया, सारा कुछ किया और उस पर कुछ नहीं कहा गया। उसके सुपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा किया गया, उस पर कुछ नहीं कहा गया। बात यह है कि इससे कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान का दिफाई निजाम बहरहाल यहूदी यानी इसराइल और अमेरिका की आंखों में खटकता है। हिंदू यानी कि भारत जो हुकूमत है और जो भारत का हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसको सबसे बड़ा खतरा भी पाकिस्तान के ही दिफाई निजाम से है। लेकिन इस सब के साथ हमें दो बातें समझनी होंगी। एक तो ये कि पाकिस्तान इस किसी भी प्रेशर में आकर अपने बुनियादी दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा, ना हो सकता है। और इस तरह की पाबंदियां मैं नहीं समझता मौजूदा दौर में पाकिस्तान के किसी भी जो प्रोग्राम है या पाकिस्तान की जो सलाहियत है उस पर किसी भी अंदाज में असर अंदाज होंगी। ये बात अमेरिका खुद भी जानता है। पाकिस्तान के पास और भी अल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं। बदकिस्मती की बात यह है, जो मैं बार बार कहता हूं, वो ये कि हमने क्या किया, हमारे यहाँ जो अभी मौजूदा हुकूमत में भी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो कभी हमारे वुज़रा कह देते हैं जी कि हमारी तो मईशत वेंटिलेटर पे होती है, हम अमेरिका के बगैर चल नहीं सकते। वो जो हम अपनी कमजोरी दिखाते हैं उसका फायदा जो है वो अमेरिका और दुश्मन उठाते हैं। पाकिस्तान की मजबूत खारजा पॉलिसी के अंदर सबसे बुनियादी अंसर ये होना चाहिए कि हम अपना दिफा का हक,
हम अपनी मईशत का हक, हम अपने अदालती फैसलों का हक अपने अंदाज में इस्तेमाल करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और खुसूसी तौर पर जो यूरोप है, बहरहाल वहां पर इंसानी हकूक के हवाले से तो बहुत तशवीश पाई जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा मजबूत अंदाज में, लॉबिंग के अंदाज में इसका जवाब देना चाहिए, बाकायदा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने चाहिए, जिसके तहत पाकिस्तान को चाहिए कि वो यूरोपीय यूनियन को बताए कि ये जो हमारी अदालतें हैं ये मुकम्मल निज़ाम इंसाफ पर मबनी है। सर, इस पे भी बात करेंगे। सना साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सना, आप किस तरह से देख रही हैं ये जो पाकिस्तान की दफाई सलाहियतें हैं, इनमें कमी के लिए आपको लगता है कि इंडिया ने कंधा इस्तेमाल किया है अमेरिका का, और फिर अमेरिका की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट और इदारों पर पाबंदी का ऐलान? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस किस्म की जो पाबंदियां, जो किस्म की जो रिजर्वेशन है, उसका इजहार मेरा ख्याल है पिछले 50 सालों से कई मरतबा बैनुल अक़वामी बरादरी करती आई है, और हर मरतबा जब इनके पास कोई जवाब होता है जिसका असल मसले से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसी जवाब को ध्यान में रखते हुए ये पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर आयद की जाती हैं। और बेसिकली इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि आपको दबाव में लाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये कि इस मरतबा इसकी टाइमिंग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हर मरतबा टाइमिंग का एक बैकग्राउंड होता है, लेकिन ये इस मरतबा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कनेक्ट करना चाहूंगी कि जो 9 मई के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल हुआ और उसके बाद जो सजाएं हुई, उसके बाद एक इंटरनेशनल बरादरी में एक फिजा बन गई जिसमें ये कहा गया कि चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका, और अभी आप देखेंगे कि कुछ और ऐसे ममालिक भी जो कि बज़ाहिर इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, जो वैसे कश्मीर के मसले पे सोए हुए होते हैं, जो फलस्तीन के मसले पे भंग पीकर बेहोश होते हैं, जो और तमाम ऐसे इस्लामी ममालिक जहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम होता है, वहां पर वो बोलने से कासिर नजर आते हैं या फिर उनकी बात नहीं सुनी जाती। ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है या इस किस्म के दीगर इदारे हैं, मेरा सवाल ये है कि ये कश्मीर के ऊपर बात क्यों नहीं करते, ये फलस्तीन के ऊपर बात क्यों नहीं करते? इनको पाकिस्तान के अंदर ही नजर आता है। अगर आप भारत का भी मुवाजना कर रही हैं तो फिर मेरा सवाल ये कि भारत में दलितों के साथ जो होता है, जो सिख कम्युनिटी के साथ होता है, जो पिछले कई सालों से मोदी साहब की सरकार के आने के बाद जो वहां मुसलमानों के साथ हो रहे हैं उसके ऊपर बात करने से कासिर नजर आते हैं, उसके ऊपर किसी के कान पर ढूंढ नहीं रही थी। लेकिन जहां कहीं पाकिस्तान के हवाले से कोई चीज होती है उसको भरपूर तरीके से उछाला जाता है। इसमें थोड़ा सा ना हमें अपने गिरेबान के अंदर झांक कर भी देखना चाहिए। देखिए, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को बड़ी भरपूर तरीके से बात करनी चाहिए। देखिए, आदाब अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल ये कि इसका कोई फायदा नहीं। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास की थी कश्मीर के ऊपर, उस करारदाद को आप आग लगा के उड़ा दें। उसकी रीजन ये है कि वो जमाना गुजर गया जब आप बातचीत के जरिए बात करते थे। अब सिर्फ वही मुल्क कामयाब है जो धोस जबरदस्ती और अपनी बलबूते के ऊपर किसी चीज के ऊपर और कोशिश ये की जाती है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका है वो उसी को इम्प्लीमेंट करवाए। इसमें भारत सरे फहरिस्त है। आप उनकी हरदर्मी देख लें, जितने कोर इंपॉर्टेंट इशूज हैं जिसमें भारत का अपना स्ट्रेटेजिक जो एलिमेंट है वो पोशीदा होता है, उसमें भारत एक इंच भी पीछे नहीं हटता। हम कुलभूषण को भी दे देते हैं, हम तमाम ऐसे लोगों को, हम तमाम ऐसे काम कर लेते हैं जिससे हमें लगता है कि हम भारत से ताल्लुकात इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले तो खुदारा हमें इस चीज को अपने सर से उतार कर फेंकना पड़ेगा कि हम एक बहुत अच्छा, एक बड़ा एजुकेटेड, एक बड़ा हम्बल कंट्री के तौर पर अपनी रिप्रेजेंटेशन दुनिया के सामने पेश करें। वो जमाना चला गया जब आप एक अच्छे पाकिस्तान और एक अच्छा मुल्क होने की हैसियत से अपना परसेप्शन बिल्डअप करना चाहते थे। इस वक्त आपके स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, आपको अपने इश्यूज में वोकल होना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि यही हमारी प्राइमरी बाउंड्री है, इसको किसी मुल्क को ब्रीच नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं।